हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग एनवायरमेंटल स्टडीज के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और हम लोगों ने पिछले 7 वर्षों के पेपर को सॉल्व कर लिया है। और आज जो पेपर आपका 8 जनवरी 2020 को 2019 वाला हुआ था, उसी के संबंध में आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन एनवायरमेंटल स्टडीज के, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं, उसी पर बात करनी है। किस पर बात करनी है? 30 क्वेश्चन आपके एनवायरमेंटल स्टडीज में जहां से क्वेश्चन बन चुके हैं, बस उसी पर बात करनी है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन होगा वो आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप जवाब दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, काफी शानदार क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन का जवाब क्या आता है, जल्दी से बताइएगा। एलिफेंटा द्वीप कहां स्थित है? क्या पूछ रहा है? एलिफेंटा द्वीप स्थित है, आपको बताना है कहां स्थित है। तो जल्दी से बताएं, गोवा तट पर, मुंबई तट पर, गंगा डेल्टा या कच्छ तट पर। तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और 2020 में जो पेपर हुआ 2019 का, इसमें से आपको इन्वायरमेंट के क्वेश्चन कम आए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन आया है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मुंबई तट। क्या होगा? मुंबई तट। चलिए आइए देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब आपके सामने है, मुंबई तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? इसमें से पूछ रहा है यार, ये बता दो कि कौन सा ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत है। कुछ जो ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत होते हैं उसको ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। तो ऐसा वह कौन सा पर्वत है इसमें से जो ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है? यूराल, अल्पेशियन या अल्पस पर्वत, किलिमंजारो या अरावली। तो देखिए आपको बताना होगा कि इसमें से ऐसा वह कौन सा पर्वत है जो ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है या ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसका सही जवाब क्या है? आप लोग भी कमेंट्स करिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। इसका सही जवाब होगा क्या? किलिमंजारो। क्या? किलिमंजारो पर्वत एक कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है। देखिए आइए देख लेते हैं। देखिए आपका जवाब भी है क्या? किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। देखिए जो पूर्वा है वह किस अधिवास में शामिल है? ग्रामीण अधिवास में, रेखीय अधिवास में, नगरीय अधिवास में या अपखंडित आवास में? तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे कि पूर्वा किस अधिवास में शामिल है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था जब 2020 का पेपर दिया। देखिए पूर्वा एक ग्रामीण अधिवास का पार्ट है। किसका? ग्रामीण अधिवास का पार्ट है पूर्वा। पूर्वा किसका पार्ट है? तो पूर्वा ग्रामीण अधिवास का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। आपके एनवायरमेंटल स्टडीज 2020 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन, कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? मोर, गौरैया, तोतो, तोता होना चाहिए, तोतो लिखा है, सारस या क्रॉन। तो आपको बताना होगा कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है। जैसे आपके देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। उसी प्रकार हर राज्यों के भी राज्य पक्षी, राज्य पशु, राज्य फूल, ये सब होते हैं। तो उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी के बारे में आपसे बात किया है। तो साथियों उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? सारस है या क्रॉन? सारस या क्रॉन उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। तो आइए इसका भी जवाब देख लेते हैं। हाँ, सारस, क्रेन, क्रेन नहीं उसको क्रोन कहते हैं, ये क्या है? राज्य पक्षी है। चलिए भैया आइए शानदार क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ये आपके साइंस बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप इसका जवाब देंगे कि मनुष्य के शरीर की, क्या मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? क्या पीयूष ग्रंथि, अधिविक्र ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? पीयूष ग्रंथि, अधिविक्र ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि? तो जल्दी से बताएं मेरे दोस्तों कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। क्या है? मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह क्या है? यकृत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं जो आपके बीच में यहां पर मैं
लाया हूं आपका जो प्रीवियस ईयर 2020 का प्रश्न है, बहुत ही शानदार इन्वायरमेंटल स्टडीज का। और अब तक हुए पेपरों में इन्वायरमेंटल स्टडीज का सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर आए हैं तो वह 2020 के ही पेपर में आया हुआ है। क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अंगक या अंग पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता या अनुपस्थित होता है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से ऐसी वह कौन सी चीज है जो पादप में नहीं पाया जाता, पेड़ पौधों की कोशिकाओं या पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता। लवक, रिक्तिकाएं, तारककाय, सेलुलोस या कोशिका भित्ति। तो आपको बताना होगा इसका सही जवाब किनमें से ऐसा वह कौन सा अंगक है जो पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो साथियों, तारककाय जीव जंतुओं में पाया जाता है, पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता। तारककाय जीव जंतुओं में पाया जाता है, पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आंसर क्या है आपका, तारककाय। आप लोग भी कमेंट्स करते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि आप सभी के लिए स्टडी 91 लाया है बहुत ही धमाकेदार पाठशाला बैच। आप एप्लीकेशन से स्टडी 91 को वहां से पाठशाला बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है? प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है? वसा अम्ल है, एमिनो अम्ल है, विटामिन है या ग्लूकोज है? जल्दी से सुपर फास्ट तरीके से जवाब देंगे कि प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है। बताइए भैया कि प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है, जल्दी से बताएं। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं। शानदार तरीके से कमेंट्स करें, सुपर फास्ट तरीके से कमेंट करें और यह बता दें कि प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है। हाँ देखिए साथियों, प्रोटीन अणुओं की इकाई इसमें से क्या है? एमिनो अम्ल है। क्या है? एमिनो अम्ल है। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी सेक्शन में, नहीं तो हम लोग बात भी करेंगे। क्या जवाब है? एमिनो अम्ल है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन निम्न में से कौन अचल जीव का उदाहरण है? मतलब जो चलता नहीं है। लीच, काइटन, इकनस या यूप्लेक्टेला। लीच, काइटन या इकनस, इसमें से ऐसा वह कौन सा जीव है जो अचल जीव का उदाहरण है, जो चलता नहीं है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो साथियों इसका सही जवाब होगा यूप्लेक्टेला। क्या? यूप्लेक्टेला इसका सही जवाब होगा, यूप्लेक्टेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका शानदार क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भैया आपसे पूछा है कि किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। ऐसा वह कौन सा डीएनए है जो कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? सी डीएनए, वी डीएनए, जेड डीएनए या ए डीएनए? तो ऐसा वह कौन सा डीएनए है जो कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? जल्दी से बताइए कि ऐसा वह कौन सा डीएनए है जो कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। देखिए कौन सा डीएनए पाया जाता है? वी डीएनए। अच्छा इसके बारे में किसने बताया था? इसके बारे में बताया था वाटसन महोदय ने। किसने? वाटसन एंड क्रिक महोदय ने इसके बारे में बताया था कि जो वी डीएनए है वह सभी कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है। किसने बताया था? वाटसन और क्रिक ने। चलिए देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, बी डीएनए। अब बताइए स्वतंत्र रूप से, यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका जवाब देना होगा कि स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है, कौन है? राइजोबियम, कॉलस्ट्रियम, विविब्रियो, एजेटोबैक्टर। तो आपको बताना होगा ये जीवाणुओं के नाम हैं। इसमें पूछा है स्पष्ट तरीके से कि ऐसा वह कौन सा जीवाणु है जिसमें नाइट्रोजन का
स्तरीयकरण होता है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जीवाणु है जिसमें नाइट्रोजन का स्तरीकरण होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, वह क्या है? कॉलेस्ट्रियम है। कौन सा जीवाणु है? कॉलेस्ट्रियम है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार और सुपर डुपर क्वेश्चन है आपका। चलिए भैया अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शेयर करिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। अच्छा, पादप यानी पेड़ पौधों में ऐसा वह कौन सा हार्मोन पाया जाता है जो फलों को पकाने में सहायता करता है? तो आपको बताना होगा जिब्रेलिन, साइकोटाइनिन, इथाइलिन या ऑक्सिन। तो ऐसा वह कौन सा हार्मोन है जो पेड़ों में पाया जाता है यानी पादपों में पाया जाता है और जिसके वजह से फल पकते हैं? देखिए इसमें से एक हार्मोन है इथाइलिन जो पेड़ों के हर भाग में पाया जाता है। क्या है कि पौधे के हर भाग में पाया जाता है, पौधे के हर भाग में पाया जाता है। एक चीज पौधे के हर भाग में पाया जाता है और एक चीज यह किस अवस्था में पाया जाता है साथियों? तो यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में पाया जाता है और यह फलों को पकाने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और स्वतंत्र रूप से अगर पेड़ फल में पकते हैं तो इथाइलिन के ही माध्यम से पकते हैं। किसके माध्यम से? इथाइलिन के ही माध्यम से पकते हैं। चलिए अब शानदार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन वायरस के क्या पूछ रहा है? वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? अगर वायरस अजैविक है तो उसका लक्षण क्या है? इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती। तो जल्दी से बताइएगा अगर कोई वायरस अजैविक है तो उसमें कौन सा लक्षण पाया जाएगा? जल्दी बताइएगा। देखिए जो विषाणु या वायरस होते हैं अगर वह अजैविक होते हैं इसमें क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। भैया अगर अजैविक है तो क्रिस्टल बनाया जा सकता है ना, लेकिन जैविक होंगे तो क्रिस्टल नहीं बनाया जा सकता। चलिए इसका मतलब जो कृत्रिम वायरस भी होते हैं उसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा था। देखिए उसमें लिखा है ना, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है क्या है? आपको बताना होगा। पारिथिनियन हिस्टोफेरस इसे कांग्रेस घास कहते हैं, एखोर्निया क्रॉप्सस जिसे जलकुंभी कहते हैं, सिनोडोन टेक्टाइल जिसको दूब घास कहते हैं, या लेंटाना कैमारा। तो आपको बताना होगा इसमें से बंगाल का आतंक ऐसी वह कौन सा जलीय घास या जलीय खरपतवार है जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है और संसार का सबसे समस्याकारी जलीय खरपतवार है? तो साथियों कौन है? जलकुंभी है। याद कर लीजिएगा कौन है? जलकुंभी है और इसका रासायनिक नाम है एखोर्निया क्रॉसिपस। क्या? एखोर्निया क्रॉसिपस इसका रासायनिक नाम है और जिसको बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, खरपतवार के रूप में जलों में पाया जाता है और संसार का सबसे समस्याकारी खरपतवार भी है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लिखा है ना एखोर्निया क्रॉसिपस। चलिए नगर निगम द्वारा, क्या नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है भैया? तो नगर निगम गृह कर भी लगाता है, चुंगी कर भी लगाता है, मनोरंजन कर भी लगाता है। इसका मतलब इसका सही जवाब है थर्ड, उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। में भी आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से इसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो एक बार आप लोग अच्छे तरीके से इसको शेयर करेगा, अपने दोस्तों तक फैलाइएगा। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देख करके आप अपने आगे की तैयारी को रफ्तार दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।
तो क्या है कि अनुच्छेद 356 क्या भी संवैधानिक आपात है, जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहां हुआ था, तो आपको बताना होगा, इस समय से बताना है, किसमें से, इस समय से बताना है कि 1959 में केरल में हुआ था, जम्मू कश्मीर में 1956 में हुआ था, मध्य प्रदेश में 1957 में हुआ था, या बिहार में 1958 में हुआ था। तो आपका सही जवाब क्या है, आपको देखना है, चेक करना है कि अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहां किया गया, तो केरल में किया गया। कहां, केरल में किया गया, वो भी कब किया गया, 1959 में। कब, 1959 में। चलिए, ये पॉलिटी का क्वेश्चन था, ये भी पॉलिटी का ही क्वेश्चन है और आपको जवाब देना होगा। क्या कर रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। आपके सामने कूट है, देखिए, भारतीय संघ का मुखिया क्या होता है भैया, प्रधानमंत्री होता है। राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होता है। निगम में क्या होता है, नगर निगम में सरपंच होता, मेयर होता है, और ग्राम पंचायत में सरपंच होता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा 1 3 4 2। आप देख लो, 1 3 4 2, 1 3 4 जो जहां हो, 1 3 4 2 जहां हो, वही आपका सही विकल्प होगा। ठीक है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कितना सरलता से, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने इस पर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता तो आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सही हो जाते। अगर देखिए, भारतीय संघ का मुखिया प्रधानमंत्री होता, अगर सिर्फ आपको इतना ही पता होता तो इसमें से सिर्फ एक ही विकल्प है जो पहले का पहला कर रहा है, इसलिए आप लोग आराम से शानदार तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए, एक चीज आपको क्लियर कर लेना चाहिए कि आपके टेट के जो विकल्प होते हैं बहुत जटिल नहीं होते हैं। अगर आपने कॉमन सेंस का थोड़ा सा भी प्रयोग किया तो आप सही आंसर को 100% टिक कर ले जाओगे। चलिए भैया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, पूछ रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए। आपके राज्यपाल के लिए क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे मिनिमम एज पूछी जा रही है कि अगर राज्यपाल बनना है किसी दे राज्य में तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो 35 ईयर्स होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए भैया, 35 वर्ष। और प्रेसिडेंट बनने के लिए भी यही उम्र है। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति बनने के लिए तो भी कितना, 35 वर्ष ही होगा। चलिए, बहुत ही शानदार आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार वीडियो को सभी लोग शानदार तरीके से शेयर करेंगे और जवाब देंगे कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां की गई है। विधानसभा में की गई है क्या, मंत्रिमंडल में की गई है क्या, लोकसभा में की गई है क्या, या पंचायती राज संस्थाओं में की गई है, यह आपको बताना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपने देखा होगा लगातार पॉलिटिक्स के 3-4 क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपको 2020 के प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करने के पहले ही बता दिया कि आपके 2020 में इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन कम आए हैं, आपके अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, यहां से क्वेश्चन लगभग आधे से ज्यादा उठाए गए हैं। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां है, तो आपको पता होगा भैया कि पंचायती राज संस्थाओं में ही है। ठीक है, ये तो एकदम कंफर्म है कि 33% है, लेकिन कुछ राज्यों में 50% भी कर दिया, जैसे बिहार और मध्य प्रदेश ने कितना, 50% भी कर दिया। जो आपके ग्राम पंचायत में जो प्रधान, पार्षद, सभासद, मेयर, ये जब सब होते हैं उसमें 33% पद निश्चित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र, क्या पूछ रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र कहां स्थित है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि भिलाई किस राज्य में स्थित है, बस। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, या मध्य प्रदेश में। तो ये तो कॉमन सी बात है, सबको पता है। भिलाई लोहे के लिए बहुत ही फेमस है, लौह इस्पात उद्योग के लिए। और कहां स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। भिलाई कहां स्थित है भैया, तो भिलाई स्थित है छत्तीसगढ़ में, और भिलाई इस्पात संयंत्र कहां स्थित है, छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में थारू जनजाति कहां निवास करती है। बिहार में, उत्तराखंड में, झारखंड में, या थार मरुस्थल में। जल्दी से बताइए कि भारत में थारू जनजाति कहां निवास करती है।
देखते हैं इसका सही जवाब कितने लोग देते हैं कि भारत में थारू जनजाति कहां निवास करती है। जल्दी से बताइए कि भारत में थारू जनजाति कहां निवास करती है। जल्दी से बताइए कि भारत में थारू जनजाति कहां निवास करती है। इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर करते रहिए, अपनी संख्या को बढ़ाते रहिए और जवाब देते रहिए। जनसंख्या के आकार के अनुसार, किसके अनुसार? जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? भैया आपको पता होगा एशिया महाद्वीप में आपका भारत और चीन दोनों देश आते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी जनसंख्या इन दोनों के पास ही है। तो उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या यूरोप, तो आपको पता होना चाहिए एशिया महाद्वीप जनसंख्या के मामले में पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या कहीं पाई जाती है तो कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप में अगर कहीं बात कर लिया जाए तो एशिया महाद्वीप में कहां पाई जाती है? चाइना में पाई जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए साउथ एशिया में, दक्षिणी एशिया में जनसंख्या वाला सबसे बड़ा देश कौन है? तो आपका कौन सा देश है? आपका इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार तरीके से निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? घास प्रदेश से भी संबंधित क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, लेकिन आपके सुपर टेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, मतलब उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश है? तो इसमें से उष्ण कटिबंधीय कंपास, डाउन्स, पेरिस या पंपास, तो आपको बताना होगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश नहीं है, यानी उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश है। कौन? कंपास। कंपास कौन सा घास प्रदेश है? उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश है, उष्ण कटिबंधीय है। और इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो आपके डाउन्स है, प्रेरी है और पंपास है, ये सब शीतोष्ण घास प्रदेश हैं। क्या है? शीतोष्ण घास प्रदेश है। जब हम लोग ज्योग्राफी को बैच में पढ़ेंगे तो शानदार तरीके से यहां पर आपको सारी चीजों के बारे में बता दिया जाएगा। चलिए साथियों, आइए हम लोग बात करेंगे। देखिए कंपास आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियार पाया जाता है? रेंडियार एक जीव का नाम है और पूछ रहा है कि बेटा ये बता दो कि ऐसा वह कौन सा प्रदेश है जहां रेंडियार पाया जाता है? जल्दी से बताइए, रेंडियार कहां पाया जाता है? देखिए रेंडियार एक प्रकार का क्या है? जीव है, जानते हैं, और वो दूध भी देता है, लोग दूध भी पीते हैं गर्म मरुस्थल में, मानसून में, टैगा में या टुंड्रा प्रदेश में। तो रेंडियार पाया जाता है टुंड्रा प्रदेश में, और टुंड्रा प्रदेश के लोग इसके लिए परिवहन का भी काम करते हैं, इसके ऊपर माल भी ढुलाई करते हैं, माल ढुलाई का काम करते हैं, और इसकी खाल को भी पहनते हैं, और खाल में इसकी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और इसके दूध को भी खाते हैं। क्या? दूध को भी खाते पीते हैं। और रेंडियार कहां पाया जाता है? टुंड्रा प्रदेशों में, क्योंकि बहुत ही ठंडा प्रदेश है। टैगा, टुंड्रा दोनों बहुत ठंडे प्रदेश है, लेकिन टुंड्रा प्रदेश बहुत ही ज्यादा ठंडा प्रदेश है, जहां पर रेंडियार नामक जीव पाया जाता है, जो एक प्रकार का पालतू जीव है। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश आपने देखा, सही जवाब है। निम्न में से किस देश का लचीला संविधान लागू है? अच्छा, किस देश में लचीला संविधान लागू है? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं भैया। लेकिन भारत का भी मैक्सिमम लोग भारत को टिक करके चले आए थे, जो कि क्वेश्चन आपका गलत हो गया था। भारत में लचीला और कठोर दोनों संविधान है, ये याद रखिएगा। सिर्फ लचीला पूछा है चीन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या भारत? इसका सही जवाब है क्या? यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, भारत के संविधान को लचीला एवं कठोर क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के संविधान में यूनाइटेड किंगडम से चीजें ली गई हैं, वह हो गया लचीला, और अमेरिका और वाइमर के संविधान से जो चीजें ली गई हैं वह हो गया है कठोर। चलिए, बहुत ही शानदार तरीके से में भी सभी लोग इसका जवाब दे रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आइए हम लोग बात करेंगे आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इसका सही जवाब कितने लोग देते हैं। देखिए आपने देख लिया होगा पॉलिटी से लगभग 10 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी के 10 क्वेश्चन पूछे गए इस 2020 के आपके एनवायरमेंटल स्टडीज में। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के
किस अनुच्छेद में मिलता है? ये समता का मतलब होता है समानता, तो समता का अधिकार का जो उल्लेख है आपको पता होगा, यह क्या है? एक प्रकार का मूल अधिकार है, यह फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है। और वर्तमान समय भारत में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। और कौन से भाग में मूल अधिकारों का वर्णन? संविधान के भाग 3 में किया गया है। और समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समता या समानता के अधिकार का बहुत ही व्यापकता से वर्णन किया गया है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब किया गया? भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब किया गया। तो आपको जल्दी से बता देना होगा 1961 में, 1971 में, 1981 में, 1951 में। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब किया गया? देखिए राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना किया गया साथियों, वह कब किया गया? जल्दी से बताइए। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना किया गया 1961 में, 1961 में। कौन? 1961 में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या कर रहा है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है? चलिए एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में, पुष्कर में, नासिक में, हरिद्वार में। तो आप सबको पता होगा एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। कहां लगता है? सोनपुर बिहार में लगता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है कहां? सोनपुर बिहार में। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से आप सब जवाब दे रहे हो साथियों। चलिए हम लोग बात करेंगे आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारे प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न मैंने आपको सॉल्व करा दिए होंगे। आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बताने का प्रयास जरूर करिएगा कि सब जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए 2011 से लेकर के 2019 तक के सभी पेपरों को मैंने सॉल्व करा दिया है। आप आराम से सबको देख करके आप जा करके देखेंगे, सारी चीजें आपको स्टडी 91 की यूट्यूब पर मिल जाएंगी। आप शानदार तरीके से उसको देख सकते हैं साथियों। आज का आखिरी क्वेश्चन है कि सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थाने के बीच चली थी, कलकत्ता से अलीपुर के बीच चली थी, कलकत्ता से दमदम के बीच चली थी, या मुंबई से पुणे के बीच चली थी? तो आप सबको पता होगा कि 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली है। कहां से कहां तक चली है? मुंबई से थाने के बीच चली है। बहुत ही शानदार और बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। तो साथियों अब इसी के साथ आज का ये हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और अब हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट डे। तो आप लोग जितने लोगों ने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व नहीं देखा होगा, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में यूपी टेट का प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करें। 2011 से लेकर के 2019 तक के जितने भी पेपर हुए हैं, मैंने 8 पेपर हुए हैं और सभी पेपर को मैंने सॉल्व करा दिया है। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।